सभी को इस बात से एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम यूपीएससी का प्रीलिम्स दे देते हैं तो ना तो यूपीएससी हमें कोई ऑफिशियल आंसर की देता है जिससे हम असेसमेंट कर पाए कि हमारे कितने जो क्वेश्चन है वह सही हैं, कितने नंबर कम हैं। ना ही कोई ऐसा जो कट ऑफ है वह प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जारी करता है जिससे हम ये असेस कर पाए कि सच में अब जो मेंस के लिए अपीयर हो गए हैं जो एस्पिरेंट, उन्होंने मतलब हमसे कितना बेहतर किया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो एक डाउट्स हैं वो हमारे मन में रह जाते हैं। अगर हमें ये लगता है कि मेरे 1-2 नंबर इसमें कम थे, मतलब यहाँ मुझे सुधार की गुंजाइश है, वो मैं कैसे करूँगा। तो यूपीएससी ने इतना मौका नहीं देती। वो कब देती है प्रीलिम्स का कट ऑफ आंसर की, जब पूरा एक एंटायर पूरे ईयर का जो प्रोसेस है वह खत्म हो जाता है। और जब वह खत्म हो गया, मतलब अगर 24 का प्रीलिम्स मई में हुआ मान लीजिए, और अभी उसका फाइनल रिजल्ट शायद मुझे लगता है अप्रैल के लास्ट तक में आ जाएगा या फिर मई के स्टार्टिंग में। अगर ये रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट के बाद फिर प्रीलिम्स का कट ऑफ आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली पूरे प्रोसेस के बाद अब इसी के खिलाफ हुआ क्या है कि 17th जो यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, इन्होंने एक अपील जो है वह कोर्ट में दायर की। तो जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, ठीक है, इन्होंने बेसिकली उसको बहस किया। तो यहाँ पर बेसिकली जो यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपील दायर की थी कि ये जो यूपीएससी है वह डिस्क्लोज नहीं करता, जो डिटेल है उसको डिस्क्लोज नहीं करता, और इसलिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, तो देखो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो एक अमाइकस क्यूरिया है इसको नियुक्त किया। अमाइकस क्यूरिया होता क्या है कि इसे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, कोई लीगल पार्टनर नहीं होता, बट हाँ कोर्ट चाहता है कि उनकी जो एक्सपर्टीज है वह यूज हो जाए, किसी भी इंफॉर्मेशन जो ब्रीफ है वह कोर्ट तक पहुंच जाए। तो जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उन्हीं को अमाइकस क्यूरिया में नियुक्त करके टीम बना दी जाती है जो कि पर्टिकुलर जगह पर जो सारी चीजें हैं उसका एनालिसिस करके ब्रीफ दे देते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट को जजमेंट देने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया अमाइकस क्यूरिया को, है ना, ताकि ये जो सिविल सर्वेंट की जो अपील है इसके लिए सोच सके, और जो यूपीएससी डिस्क्लोज नहीं करता है आंसर की कट ऑफ मार्क ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द सिविल सर्विस प्री एग्जाम, इसको बेसिकली एक डायरेक्शन दिया जा सके। अब देखो बेसिकली है क्या कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं। लास्ट ही मैंने 2-4 दिन पहले आपको एक वीडियो बताई जिसमें मैंने कहा कि भाई एज कैलकुलेटिंग का जो मैटर है ये भी एक पंगा इसमें आ जाता है कि 1 अगस्त से जो किसी भी सेशन की अगर हम बात करें, 1 अगस्त से आपकी जो एज है काउंट की जाती है। तो जो 31 जुलाई को पैदा हुए थे उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 16 इन सबको भी ध्यान में रखा गया कि अगर ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वह नहीं देता। तो यहाँ पर कई बातों को लेके कुछ समय पहले आपको एज कैलकुलेटिंग जो डेट थी, जो कट ऑफ डेट थी जहां से एज को कैलकुलेट किया जाता था किसी भी पर्टिकुलर यूपीएससी के अपीयरिंग ईयर में, वहां से ये आता है। ठीक है, तो इसको लेके अपील दायर की गई थी। अब आगे देखो, इसके पहले भी एज की बात करें कि जो अपर एज है वह क्या हो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप अगर 21 साल के हो गए हैं तो जिस साल आपको बैठना है, अगर आप उसके 1 अगस्त में, जैसे कि ये 24 है, ये आपका 25 है, अगर आपको 25th वाला अटेम्प्ट देना है तो आप 1 अगस्त 2025 को आपकी जो उम्र है वह 21 साल हो जानी चाहिए। तो मिनिमम जो एज है वह 21 है। और अगर मैं बात करूं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैक्सिमम जो उम्र है वह 32 है ना, बाकी कहीं 35, 37 भी है कुछ कैटेगरी में जहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। सीसेट आंदोलन 2011-12 की बात करें, बहुत रहा, फिर सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया, ये भी यूपीएससी का एक लंबा मैटर खिंचा था। उसके बाद अभी आप लास्ट देखेंगे कि सीसेट में जो मैथ्स आई वह इतनी टफ आई कि लोगों को लगा कि ये तो मैथ्स जो है वह कुछ ज़्यादा लेवल की है, 10th लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे जो पहले से ही प्रॉब्लम्स है वो सारी तो चली रही थी। अब देखो यूपीएससी जो है वह किसी की बात सुनता क्यों नहीं है। तो यूपीएससी तो है भैया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सारी चीजें उसको अपने हिसाब से ही तय करनी है, तो क्या कोई कहेगा। तो यहाँ पर यूपीएससी अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट कराने, एग्जाम के रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए एक फ्री, एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उस पर सरकार किसी तरह का कोई दबाव या बाध्यता नहीं आरोपित कर सकती। और अब जो ये इशू हुआ है मार्क एंड प्रोसीजर, तो ट्रांसपेरेंसी की जो बात है वह हो जाती है। अब देखो, तो अब फिलहाल अभी कोर्ट ने क्या किया, अभी कोर्ट ने कोई ऐसे वर्डिक्ट नहीं दिया, बल्कि कोर्ट ने जो फर्दर हियरिंग है उसकी
डेट रखी है नेक्स्ट अपकमिंग 4 फेब को, है ना, कि अब 4 जनवरी को जो इस मामले की सुनवाई है वह होगी। लेकिन ये कह दिया टॉप कोर्ट ने कि जो सेंटर और यूपीएससी है, जो हमारा केंद्र सरकार है और जो हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये क्या करे, एक एडिशनल जो एफिडेविट है वह बताए जिसमें कि ये एक्सप्लेन किया जाए कि इस इंस्टीट्यूशंस की डिफिकल्टीज क्या है अगर हम जो ये रिट है हम उसको सुनते हैं। तो अगर ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो कैंडिडेट्स ने जो रिट, जो अपील दायर की है, अगर हम इस पर सुनवाई करें तो इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज, मतलब एक जेन्युइन, एक एक्चुअल बेसिस का क्या है, तो इंस्टीट्यूशंस को इसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये यहाँ पे बताए। तो एक बेसिकली एक इफेक्टिव तरीका यही हो सकता है। देखो हमारे देश में संवैधानिक जो संस्थाएं हैं इनका बहुत महत्व है। लोकतंत्र केवल सरकार नहीं चलाती है, लोकतंत्र केवल आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है बस उससे चल गया, केवल पार्लियामेंट से चल गया, ऐसे सरकार नहीं चलती। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं जो अपना अलग अलग काम जो है वह करते हैं, है ना। तो ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समटाइम्स यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो इसकी अनप्रिडिक्टेबल है, इसको देखते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे आने वाला पेपर कैसा होगा। समटाइम्स लोग यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कह देते हैं। खैर हमें तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो बच्चों को इससे क्या नुकसान होता था। स्टूडेंट को अगर मार्क्स मिल जाए तो यही है कि वो अपना एक इफेक्टिव, एक जेन्युइन जो अपना इवेल्युएशन है वह कर लेगा कि भैया यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ ये सारी चीजें। तो यूपीएससी कब कट ऑफ दे रहा है, जब जाके पूरा रिजल्ट जो है अब आ गया, अब उसको सीख के कुछ नहीं मिलना कि मेरी कहाँ गलती थी कहाँ नहीं थी। तो एक इफेक्टिव, एक जेन्युइन जो अपना इवोल्यूशन है, जो अपना एक हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव जो रेमेडीज है वो कर सकता है कि क्या रॉन्ग है, क्या इनकरेक्ट है, इसका इवैल्यूएशन वह कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो कट ऑफ मार्क्स है आंसर की है। अब जैसे कि यूपीएससी जो है वह आंसर की नहीं दे रहा, आंसर की नहीं दे रहा, हमें पता ही नहीं है हम किससे मिलाएं। आप कोचिंग संस्थानों से मिलाते हैं, किसी के हिसाब से आपके 60 सही हो जाते हैं तो किसी के हिसाब से आपके 50 सही होते हैं। तो आखिर बताएगा कौन कि क्या सही है। और जब यूपीएससी आंसर की दे रहा है तब तक तो बात ही खत्म हो गया, आप पेपर ही भूल जाते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। खैर यूपीएससी को बाध्य नहीं किया जा सकता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे आने वाला जो यूपी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नेक्स्ट हियरिंग जब होगी 4 फेब को, तब क्या यूपीएससी को आदेश जो है वह दिए जाते हैं। खैर तब तक आप सोचते रहिए कि क्या इसका एक बेहतर सोल्यूशन जो है वह हो सकता है। साथ ही जो बच्चे ये चाहते हैं कि हाँ भाई यूपीएससी जो है वह आंसर की दे, यूपीएससी जो है वह कट ऑफ दे, है ना, एक ऑथेंटिक आंसर की दे, ताकि हम सब अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन जो है वह कर पाए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ पुट दैट ऑन द कमेंट्स। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।